तो दोस्तों, आज हम आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड ग्रुप बी जीके पेपर जो 13 जुलाई को आयोजित किया गया उसकी आंसर की के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। ये बिछा मेड़ा से उद्गमित होती है। गोमती तथा सारणी इसकी सहायक नदियां हैं। गोमती और सारणी इसकी सहायक नदियां हैं। ये बेणेश्वर में संगम बनाती है। तो इसका सही उत्तर है सोम नदी। सही उत्तर है दोस्तों इसका सोम नदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में नामित है? तो इसमें कमजोर रूप में शामिल है ओनली शहरिया जनजाति ओनली शामिल है। तो इसका उत्तर होगा केवल सी। तीसरा प्रश्न, पशु जनगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में द्वितीय सर्वाधिक कुल गौवंश वाला जिला है। तो इसका उत्तर है जोधपुर। 1 नंबर है बीकानेर, 2 नंबर है जोधपुर है। चौथा प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों पर विचार कीजिए। अजमेर, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा उनके जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम है? तो अवरोही क्रम है। तो 1 नंबर है अजमेर, अवरोही यानी अधिक से कम की ओर। तो 1 नंबर है अजमेर, 2 नंबर है भीलवाड़ा, 3 नंबर है टोंक और 4 नंबर है बूंदी। तो ऑप्शन होगा एडीबीसी यानी 2 नंबर हो गया। तो महान विशाल सीमा भ्रंश राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्पष्ट दिखाई नहीं देता? तो ये कोटा, चित्तौड़गढ़ और धौलपुर में दिखाई देता है। चूरू में दिखाई नहीं देता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चूरू। 6 जिलों के किस युग में पर्यावरण संरक्षण और कचरे से संसाधन पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत संसाधन पुनर्प्राप्ति पार्क विकसित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं जयपुर और कोटा में। बहुत ही सरल पेपर है आज का। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से उनके सामान्य वार्षिक वर्षा के आरोही क्रम में सही व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम का मतलब होता है कम से अधिक। तो ये है राजस्थान का मैप। मान लो ये राजस्थान का मैप है। यहाँ है हनुमानगढ़, फिर है ये है जयपुर, और फिर ये यहाँ 12 और यहाँ है झालावाड़। तो सबसे कम वर्षा है हनुमानगढ़ वाला, और सबसे कम वर्षा है हनुमानगढ़। 2 नंबर है जयपुर, फिर है 12, फिर है झालावाड़। तो इसका ऑप्शन होगा 1, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है। अगला प्रश्न, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये योजना 5 मार्च 2022 को लागू की, नहीं 5 दिसंबर है, ये 5 दिसंबर को लागू की गई थी। इसमें 25 लाख तक के ऋण पर 7% सब्सिडी, नहीं 35 लाख की जगह होगा 25 लाख पर बढ़ाकर अब 9% सब्सिडी कर दी है। पहले 8% थी, अब 9%। ये कथन भी गलत है, ये कथन भी गलत है। न्यूनतम 1 करोड़ के निवेश पर करने वाली इकाइयों को 10 वर्ष तक जीएसटी का 100% पुनर्भरण, ये सत्य है बात। तो इसमें कौन से कथन सत्य है? तो केवल 1 होगा, यानी ओनली सी सत्य होगा। माई कंचन और माई धवल संस्कृत किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये आसान सा क्वेश्चन है, ये मक्के से संबंधित है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और एक तरफ है वन के प्रकार और दूसरी तरफ है विशेषता। तो सदाबहार और
अर्ध सदाबहार वन ये माउंट आबू में पाए जाते हैं, सही है। शुष्क और सागवान वन ये डूंगरपुर उदयपुर में पाए जाते हैं, बांसवाड़ा समुद्र। सालार वन इनके लिए 50 से 80 सेमी वर्षा चाहिए, 50 से 80, तो ये गलत है। और बांस के वन बांसवाड़ा उदयपुर ये सही है। तो इसमें केवल 3 सही है, केवल 3, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही हो गया। 11वां प्रश्न है, ढटकी एवं थाली निम्नलिखित में से किस बोली की उपबोलियां है? तो यह है अपने मारवाड़ी की उपबोलियां है। 12वां प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य संघ से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं दोस्तों इसके बारे में। मत्स्य संघ का उद्घाटन का विरोध भरतपुर के महाराजा के भाई मान सिंह ने किया था, यह बात सत्य है। फरवरी 1948 को भारत सरकार ने SN सप्रू को भरतपुर राज्य का प्रशासक नियुक्त किया था, यह बात भी सत्य है। मत्स्य संघ के राज प्रमुख अलवर के शासक तेज सिंह बने थे, नहीं, राज प्रमुख तेज सिंह नहीं बने थे। के मुंशी के नाम पर इसका मत्स्य संघ नाम रखा गया, ये बात भी सत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, 3 नंबर। बेराट से प्राप्त सर्वाधिक रजत मुद्राएं निम्न में से किन शासकों की है? तो रजत मुद्राएं ये भारतीय यूनानी शासकों की है। महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा विभिन्न मुगल अधिकारियों के नेतृत्व में भेजे गए शिष्टमंडलों को कालक्रम के अनुसार दिए गए कूट की सहायता से विकल्प चुनिए। तो इनमें सबसे पहले भेजा था, इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, जैसे जमा भट्टो, तो सबसे पहले भेजा था इसको जलाल खां को डी, फिर भेजा था मान सिंह बी, फिर भेजा था भगवंत सिंह, फिर टोडरमल सी। तो इसका उत्तर होगा DBAC कौन से में है? DBAC कौन से में है? ये 3 नंबर उत्तर होगा इसका। मंडन ने कुम्भलगढ़ दुर्ग को भौगोलिक परिस्थितियों का उपयोग आत्मनिर्भरता के लिए किस प्रकार किया था? तो किस प्रकार किया था इसके लिए देखते हैं दोस्तों। उन्होंने केवल अनाज के भंडारण हेतु भूमिगत कक्षों का निर्माण किया। उन्होंने पहाड़ियों के बीच केवल ऊंचे बुर्ज बनाए ताकि दुश्मन ना आ सके। उन्होंने भूमि के असमान चरित्र का उपयोग जलाशयों के निर्माण एवं वर्षा जल संचयन के लिए किया। उन्होंने सिंचाई हेतु एक कृत्रिम नदी का निर्माण किया। तो इसका सही उपयोग किया था उन्होंने भूमि के असमान चरित्र का उपयोग जलाशयों के निर्माण एवं वर्षा जल संचयन के लिए किया था। उत्तर नंबर 3 होगा इसका। 16वां प्रश्न, चित्तौड़ के राजनीतिक और सामरिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेतर सिंह ने तुर्कों के आक्रमण को रोकने के लिए चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था, यह बात भी सत्य है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करके इसका प्रशासन लाखा को नहीं सौंपा था, यह बात गलत है। हमीर ने वंशवादी क्रांति का लाभ उठाकर चित्तौड़ पर कब्जा किया और सिसोदिया राजवंश की नींव रखी थी, यह बात भी सत्य है। तो इसमें होगा 1 और 3, 1 और 3 कौन से में है? वही सत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, 1 और 3 सत्य है, यानी 4 हो गया। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक वाद्य यंत्र समय सम्मिलित नहीं है? तो इसमें है मंजीरा, झांझ, थाली, खड़ताल, ये सम्मिलित है, ये सभी गणवाद्य यंत्र हैं। मृदंग, चंग, खंजरी, नौबत, ये सब पुंगी, अलगोजा, नड़, मोरचंग, ये सुशीर है। और रावणहत्ता, जंतर, निशान, सतारा, ये सुशीर है। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। और ये अवनद है, मृदंग, चंग, खजरी, नौबत, ये अवनद है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। माणिक्यलाल वर्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। श्री वर्मा जी ने 1946 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में करवाया, यह बात भी सत्य है। इन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक लिखी, ये बात भी सत्य है। इन्होंने काव्य संग्रह गरीबों की आवाज़ का संकलित किया, ये बात गलत है, इन्होंने नहीं किया था। माणिक्यलाल वर्मा एवं बलवंत सिंह मेहता ने 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की, ये बात भी सत्य है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, कौन सा गलत है? तो 3 नंबर गलत है।
19वां प्रश्न, बूंदी के शासक विनय सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए एवं सही विकल्प को चुनिए। तो उन्होंने गुलिस्ता का सुलेखन एवं चित्रांकन की करवाया था, ये बात भी सत्य है। गुलिस्ता के चित्र बलदेव एवं गुलाम अली ने बनाए थे, ये बात भी सत्य है। दोनों ही बातें सत्य है, तो इसका उत्तर होगा ए और बी दोनों ही सत्य है। 20वां प्रश्न, निम्न में से कौन से तथ्य अर्जुन लाल सेठी के बारे में सही नहीं है? तो अर्जुन लाल सेठी पर 1912 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाने का आरोप लगाया गया था, तो ये बात भी सत्य है। जयपुर के महाराजा के आदेश से उन्हें 5 वर्ष की कैद हुई थी, ये बात भी सत्य है। 1914 से 1920 के मध्य वे अजमेर जेल में रखे गए थे, ये बात गलत है। जेल से रिहा होने के पश्चात उन्होंने अजमेर को अपना राजनीतिक कार्य क्षेत्र बनाया, ये बात भी सत्य है। तो नीचे दिए गए ए बी डी सत्य है, ए बी डी सत्य है। तो क्या करना, सही उत्तर कौन से होंगे? तो इसका उत्तर होगा ए बी डी सत्य है। निम्नलिखित में से कौन से नेता सिरोही प्रजामंडल से संबंधित थे? तो इसका उत्तर गोकुल भाई भट्ट भी थे, टेकचंद सिंधी भी थे और सौभाग्यमल सिंधी भी थे, तीनों ही से थे। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। फैजल अली खान पठान ने 1857 की क्रांति में मुगल बादशाह के पुत्र की सैनिक सहायता की थी, तो ये बात भी सत्य है, की थी। और फैजल अली खान पठान ढूंढ लो ठिकाने के कामदार थे, ये बात भी सत्य है। तो दोनों ही कथन सत्य है, 1 नंबर हो जाएगा उत्तर। प्रसिद्ध साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर खादी प्रचार और दलितोद्धार का कार्य किया। देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य संग्रह वज्र मीणा के कारण इन्हें 1942 ईस्वी में राजद्रोह का आरोप लगा और 2004 में इन्हें पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ। तो इसमें ये राजद्रोह का आरोप वाला गलत है और ए और सी सही है, ए और सी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, ए और सी सही है। 24वां प्रश्न, निम्न में से किसने मुगलों के विरुद्ध कंसारों की पोल की लड़ाई लड़ी? तो ये कंसारों की पोल की लड़ी राव चंद्रसेन ने लड़ी थी, इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। मेवाड़ के गुल वंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम के अनुसार दर्शाइए। तो सबसे पहले थे शिलादित्य बी, फिर थे अपराजित ए बी ए, फिर थे ये अलट, फिर थे नरवान। तो बी ए सी डी इसमें है, ये सही है, बी ए सी डी। सबसे पहले थे शिलादित्य, फिर थे अपराजित, फिर थे अलट, फिर थे नरवाहन, ये कालक्रम है। संत पेहारी स्वामी जी एवं संत किलेदास जी का संबंध किससे है? तो ये रामानंदी संप्रदाय से संबंधित है कृष्णदास जी के। करचोप कढ़ाई किसे कहते हैं? करचोप कढ़ाई जैसलमेर में मनसदों एवं छतरियों पर की जाने वाली सोने की कढ़ाई को करचोप कढ़ाई कहते हैं। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से त्योहारों को प्रतिवर्ष भाद्रपद में आयोजन किया जाता है? तो रक्षाबंधन श्रावण में आता है, ये कैंसिल हो गया। बड़ी तीज ये भाद्रपद में आती है। गणेश चतुर्थी ये भाद्रपद में आती है। शरद पूर्णिमा यह आश्विन में आती है। तो 2 और 3 सत्य हो जाएगा। निम्न में से नीमड़ा भील आंदोलन से संबंधित थे। नीमड़ा भील आंदोलन से हमारे मोतीलाल तेजावत जी संबंधित थे। 30वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थान लोक देवता मल्लीनाथ जी से संबंधित था? तो तिलवाड़ा है, इसका सही उत्तर होगा तिलवाड़ा। प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों के स्थानों के आरक्षण की बात भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो यह अनुच्छेद 243 डी में की गई है। अनुच्छेद 243 डी यानी 243 गे में की गई है। ये 243 गे में की गई है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? तो ये अनुच्छेद 164 में कहा गया है। अनुच्छेद 164 में कहा गया है। 33वां प्रश्न, वर्ष 2025 के दौरान राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा किस प्रकार की शिकायतों का सर्वाधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं? तो इसका उत्तर होगा दहेज से संबंधित क्रूरता के
प्रकरण सबसे अधिक दर्ज किए गए हैं। 34वां प्रश्न, राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 दिनांक 2/4/2024 तक के यथा संशोधित के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही नहीं है? जिलाधीश के कैडर 50% पद पर पदोन्नति से भरे जाते हैं, तो ये कथन सत्य नहीं है। जिलाधीश के लिए नियुक्ति पदाधिकारी राज्यपाल होता है, सही है। राजस्थान न्यायिक सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें जिला न्यायाधीश, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और सिविल न्यायाधीश के कैडर शामिल होते हैं, ये भी सत्य है। इस सेवा में सिविल न्यायाधीश के कैडर के पदों पर भर्ती केवल सीधी भर्ती के माध्यम से ही की जाती है, ये बात भी सत्य है। तो इसका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। 35वां प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य किसको संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर से लिखित में त्यागपत्र दे सकता है? तो अपना लिखित में त्यागपत्र देता है ये राज्यपाल को। 36वां प्रश्न, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2026 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया? अधिनियम में एक नई धारा 341 अंत्य स्थापित की गई, तो ये बात भी सही नहीं है, ये बात भी सही नहीं है। अधिनियम में परिभाषित खतरनाक रोगों की सूची में कुष्ठ रोग को बाहर कर दिया गया, ये बात सत्य है। और ये भी सत्य नहीं है, कोई व्यक्ति जिसकी 2 से अधिक संतानें हैं वे किसी नगर पालिका सदस्य होने के लिए निर्धारित होगा। और अधिनियम राज्य सरकार को निर्दिष्ट आधारों पर नगर पालिका के सदस्यों को हटाने का अधिकार देता है, ये बात भी सत्य नहीं है। ये कल भी आया था, ये क्वेश्चन ग्रुप ए के पेपर में, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 37वां प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में विधान परिषद की सदस्यता और उत्साहिता की जा सकती है, यानी विधान परिषद का निर्माण और उसे समाप्त किया जा सकता है 169 अनुच्छेद में। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसके लिए आदर्श वाक्य एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, सबके लिए न्याय वाला है, सबके लिए समान न्याय। उनचालीसवां प्रश्न, राजस्थान के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यदि उच्चतम न्यायालय में राजस्थान के राज्यपाल के विरुद्ध कदाचार का आरोप सिद्ध होता है तो भारत की संसद उन्हें पद से हटा सकती है, राज्यपाल को हटाने के कोई प्रावधान नहीं है, ये बात गलत है। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये बात भी गलत है। तो दोनों ही कथन गलत है, 4 नंबर सही हो जाएगा इसमें, 4 नंबर दोनों ही कथन गलत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, 4 नंबर हो जाएगा। राजस्थान में संभागीय आयुक्त पद की पुनः स्थापना हरिदेव जोशी ने की थी 1987 में। अप्रैल 2026 में काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में राजस्थान की किस निशानेबाज खिलाड़ी ने भाग लिया था? तो इसका उत्तर सही उत्तर है ख्वाहिश शर्मा। राजस्थान बजट 2026-27 के राजस्थान अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना में 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिस्वीकृत पत्रकारों का सम्मान राशि एवं दिवंगत अधिस्वीकृत पत्रकारों की पत्नी को देय राशि प्रतिमाह कितनी होगी? तो ये राशि है, पत्नी को 9,000 है और पत्रकारों को लिए 18,000 रुपये है। 1 मई 2026 को राजस्थान की कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज CSO की बैठक में प्रस्तुत इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ डीरेगुलेशन फेज फर्स्ट के रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। रिपोर्ट के अनुसार उद्योगों के लिए वाइट कैटेगरी की सूची में 104 से बढ़ाकर 677 कर दिया गया है और MSME के लिए सिटी और CTO की समय सीमा 120 दिन से घटाकर 51 दिन कर दिया गया है। तो इसमें कथन ए सत्य है, बी ए सत्य है, कथन ए बी ए सत्य है और
एक सत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए सत्य है, बी असत्य है। राजस्थान राज्य राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान सरकार द्वारा अप्रैल 2026 में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विश्व बैंक ने इस परियोजना के लिए $225 मिलियन की ऋण की मंजूरी की है। तो ये कथन भी सत्य है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के लगभग 1200 किलोमीटर राजमार्गों को उन्नयन करना, ये कथन भी सत्य है। दोनों कथन सत्य है। अप्रैल 2026 में दुर्लभ लाफिंगी एपिलेस के लिए उन्नत सर्जरी करने वाला राजस्थान का पहला अस्पताल है। तो इसके लिए हमारा अस्पताल है SMS अस्पताल जयपुर। 13 मई 2026 को राजस्थान राज्य ब्रॉडबैंड समिति की 17वीं बैठक आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी राजस्थान शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने, या विशिष्ट शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने या की थी। तो इसका उत्तर है राजस्थान के मुख्य सचिव ने की थी। राजस्थान के मुख्य सचिव ने इसकी की थी। उत्तर होगा 4 नंबर, राजस्थान के मुख्य सचिव ने इसकी की थी। प्रश्न नंबर 47, मई 2026 में नीति आयोग द्वारा प्रसारित स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसीज रोड मैप फॉर क्वालिटी एंड हैरेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 1 से 12 तक की स्वीकृत शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु संपूर्ण देश की लगभग कितनी हिस्सेदारी राजस्थान की है? तो इसमें उत्तर है 35%। कितनी हिस्सेदारी है? 35% है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIC जयपुर शाखा द्वारा भारतीय मानक IS के अंतर्गत सिंगल रोड डीप ग्रुप बॉल बियरिंग के लिए अखिल भारतीय स्तर का प्रथम लाइसेंस प्रदान किया गया है। ये लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं, तो ये लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लिमिटेड जयपुर द्वारा किए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लिमिटेड जयपुर द्वारा। 49वां प्रश्न, अप्रैल 2026 में जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतियोगिता के फाइनल में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय को 18-12 से हराकर प्रतियोगिता का खिताब जीता। राजस्थान विश्वविद्यालय के हरदयाल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं। ए भी सत्य है और बी भी सत्य है। 50वां प्रश्न, मई 2026 में VSK फाउंडेशन जयपुर द्वारा आयोजित देवर्षि नारद जयंती एवं पत्रकार सम्मान समारोह में सम्मानित पत्रकारों और उनकी संबंधित मीडिया श्रेणी को सम्मिलित कीजिए। लखबीर सिंह थे इलेक्ट्रॉनिक्स से, और ये मदन लाल जी थे डिजिटल से, और ये राम गोपाल जाट थे प्रिंट मीडिया से। तो सी में 1, ए में 3, ए में 3, सी में 1, ए में 3, सी में 1, बी में 2। तो ये उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। 4 नंबर इसका उत्तर है। 91, कृष्णा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सबसे बड़ी पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी है। नहीं, ये नहीं है, ये कथन गलत है। गोदावरी है इसकी जगह, गोदावरी नदी है। इसका उद्गम सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट से होता है, ये बात सत्य है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ये इसके कुल जलग्रहण क्षेत्र का सर्वाधिक भाग कर्नाटक में स्थित है। तो ये बात भी सत्य है। तो इसमें कौन से कथन सत्य है? B, C, D सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता सम्मेलन CBD 3 प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल नहीं है? तो ये आनुवंशिक संसाधन से उत्पन्न होने वाले लाभों का निष्पक्ष और समान बंटवारा, स्थानीय जनजातियों द्वारा वन संसाधन के उपयोग की अनुमति, जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता के घटकों का उपयोग। तो इसका उत्तर होगा ये स्थानीय जनजातियों द्वारा वन संसाधन के उपयोग की अनुमति। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक आकृति अफ्रीका में अवस्थित नहीं है? तो इसमें अफ्रीका में ये नहीं है। कोस्टकेड रेंज ये शायद उत्तरी अमेरिका की है। कोस्टकेड रेंज नहीं, डेकन्सबर्ग है, बी पठार है और कटंगा पठार है।
भारत में सितंबर के महीने में पूर्व जेठ की सामान्य स्थिति लगभग 15 डिग्री के उत्तरी अक्षांश के आसपास होती है। ये बात सत्य है। विभिन्न देशों के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। फ्लोरिडा, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया और मध्य चिली में से किन क्षेत्रों में सर्दियों में ही पछुआ पवनें चलती है? तो इनमें ये फ्लोरिडा तो शुष्क है, इसमें नहीं चलती। ये है ऑस्ट्रेलिया और मध्य चिली, बी और सी केवल 3 नंबर में है। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 10 देशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले बांग्लादेश और भारत, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, फिर है भारत। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की प्रमुख जनजाति है? तो इसमें है सागवान। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन सागवान। खारदुंगला दर्रा है, लद्दाख श्रेणी में है खारदुंगला दर्रा। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक 7 के अनुसार विश्व की कुल अनुमानित 8 मिलियन में से कितनी प्रजातियों की विलुप्त होने का खतरा है? तो इसमें है 1 मिलियन। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कॉफी, रबड़, कोको और गन्ना में से कौन सी रोपण फसलें हैं? तो ये चारों ही रोपण फसलें हैं। कॉफी भी है, रबड़ भी है, कोको भी है और गन्ना भी है। ये चारों ही फसलें रोपण ABCD है। वाणिज्य विभाग द्वारा भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए भारत की शीर्षतम 2 निर्यात वस्तुएं हैं। तो सबसे ज़्यादा है निर्यात वस्तुएं पेट्रोलियम उत्पाद और दूरसंचार टेलीकॉम। तो इसका उत्तर होगा पेट्रोलियम उत्पाद और दूरसंचार। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2023 के प्रतिस्पर्धी औद्योगिक प्रदर्शन के संदर्भ में विश्व में भारत का स्थान है। तो भारत का इस समय विश्व में स्थान 37वां है। PM ई-ड्राइव योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह तो इसमें PM ई-ड्राइव यह है, ये ई ट्रकों और ई एम्बुलेंसों को कवर नहीं करती है। ये 4 नंबर होगा। 64 नंबर आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत के सेवा क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का सेवा क्षेत्र सकल जोड़े गए मूल्यों में आधे से अधिक का योगदान देता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा सेवाओं का निर्यातक है। वर्ष 2024 में विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा करीब 7.5% था। तो इसमें उत्तर होगा ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा सेवाओं का निर्यातक नहीं है। ये गलत है। 1 और 3 सत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। केवल 1 और 3 सत्य है। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य के उत्पादन लागत को 1.5 गुना पर निर्धारित करने के सिद्धांतों की घोषणा की? तो इसमें उत्तर है 18-19 वर्ष संघीय बजट 2018-19 में की गई थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो अनुच्छेद 46 में अन्य पिछड़े OBC का उल्लेख नहीं किया गया और दुर्बल वर्गों का किया, अनुसूचित जातियों के, अनुसूचित जनजातियों का भी किया है। निम्नलिखित शब्दावलियों का अवलोकन कीजिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एकात्मक मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना, राष्ट्रगीत का आदर। उपयुक्त में से किन का उल्लेख भारत के प्रत्येक नागरिक को मूल कर्तव्यों में हुआ है? तो मूल कर्तव्यों में एक तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उल्लेख है, एक एकात्मक मानववाद का नहीं है, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का है और राष्ट्रगीत का नहीं है। राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज है उसकी जगह। तो 1 और 3 किसमें है? ये 1 नंबर सत्य है। सन 2025 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक में भाग लेने किस देश गए? तो ये चाइना है। शंघाई चाइना में है। तो ये उत्तर हो जाएगा चाइना। निम्नलिखित घटनाएं और वर्षों युग्मों पर विचार करें। तो संयुक्त राष्ट्र भारत पाकिस्तान पर्यवेक्षण मिशन 1965, ये बात सत्य है। भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमला न करने का समझौता 1988 में किया था, ये सत्य है। भारत ने भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए तख्तापलट प्रयास को विफल करने के लिए मालदीव में सैनिक भेजे, 1988 में भेजे थे ये, 89 की जगह। और
टीए यानी भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर 1998 में किए थे। तो ये गलत है, ये गलत है। तो कौन से कथन उपयुक्त में से कितने सुमिलित है? तो इसमें सुमिलित है 1 और 2। एक और 2। 17वां, उच्चतम न्यायालय की कानूनी सहायता समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई व्यक्ति समाज के गरीब वर्ग से आता है जिसकी वार्षिक आय 5,000 से कम हो तो वह उच्चतम न्यायालय की कानूनी सहायता समिति से मुफ्त कानूनी सहायता पाने का हकदार है। तो ये बात भी सत्य है। दूसरा, इस सहायता में मामले की तैयारी हेतु और बहस के लिए अधिक उपलब्ध करवाने के अलावा मामले की तैयारी और उससे जुड़े हुए सभी आवेदन की लागत शामिल रहता है। तो ये दोनों बात सही है। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। संसद के जीवन काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपातकाल की अवधि के दौरान संसद द्वारा अपने जीवन काल को एक बार में 6 माह से अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता है। सॉरी, इसकी 6 मास की जगह है 1 मास है, नहीं 1 वर्ष है। सॉरी, 1 मास क्या, 1 वर्ष है। आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्त न रहने के पश्चात बढ़ी हुई अवधि के 1 वर्ष की जगह होगा 6 माह। ये दोनों उल्टे लिख दिए, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तो सही कथनों का चयन, नहीं तो 1 सही है, नहीं 2 सही है। 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आरोप संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। तो ये बात सत्य है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व 14 दिन पूर्व नोटिस देना आवश्यक है। यह बात भी सत्य है। प्रस्ताव कुल सदस्य संख्या के पूर्ण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। नहीं, यह उपस्थित सदस्यों के कुल बहुमत से पारित होना चाहिए। दूसरा, सदन आरोपों की जांच करता है। ये सत्य है। तो इसमें होगा 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, ये हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत करने के पश्चात भारत की संविधान सभा के अस्तित्व के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है? वे तुरंत भंग कर दी गई या उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। वह भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघ कार्यपालिका के रूप में कार्य करती रही। वह प्रथम निर्वाचित संसद के संगठन तक भारत को अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती रही। वह 1952 तक संसद के उच्च सदन के रूप में कार्य करती रही। तो इसका सही उत्तर है, वह प्रथम निर्वाचित संसद के गठन तक अस्थायी यानी अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही थी। 3 नंबर से सही उत्तर इसका। अगला प्रश्न है, भारत की एक्ट ईस्ट नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्ट ईस्ट नीति भारत प्रशांत क्षेत्र में विस्तारित पड़ोस पर केंद्रित करती है। सही बात है। एक्ट ईस्ट नीति का केंद्र आसियान है। दोनों ही बातें सत्य है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रवासी वर्ग को भारत की नागरिकता से वंचित किया गया है? तो इसमें 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए व्यक्तियों को वंचित किया गया है। उत्तर नंबर 1 हो जाएगा। भारत की संविधान सभा में 15 अक्टूबर 1949 की स्थिति में सीटों के आवंटन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें हैदराबाद सही है 16, यूनाइटेड ऑफ राजस्थान भी सही है 12 है, मैसूर की इसमें गलत है, ये मैसूर की 7 है इसमें, और भोपाल की 1 सही है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर सही सम्मिलित नहीं है। 3 नंबर सही सम्मिलित नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति के बारे में, वे राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। ये बात सत्य है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसे राज्यसभा के सभापति के पद की शपथ दिलाई जाती है। तो ये बात सत्य नहीं है। उसे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई जाती है, ना कि सभापति के पद की शपथ दिलाई जाती है। तो केवल 1 सत्य है। 1935 के भारत शासन अधिनियम की 15 धारा के अनुसार वित्त से जुड़े किसी भी मामले पर संघ के सरकार को सलाह किसके द्वारा दी जाती है? तो इसके लिए वित्तीय सलाहकार द्वारा सलाह दी जाती थी। 79 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति अपने कार्यों के निष्पादन में मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो ये कथन सत्य है। मंत्रियों की द्वारा दी गई सलाह की न्यायिक जांच की जा सकती है। तो ये बात गलत है, न्यायिक जांच नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति एक बार मंत्रिपद से
उसकी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, ये बात भी सत्य है। तो इसमें केवल 1 और 3 सत्य है। संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव से उत्पन्न संदेहों और विवादों को निपटने के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग की शक्ति को भारत के संविधान में किए गए निम्नलिखित में से कौन से संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो यह 1900 संविधान संशोधन से हटा दिया गया था। कक्षा में विद्यार्थी के अधिगम में अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों अधिगम संबंधी इन अंतरों को स्पष्टीकरण नहीं है? कुछ विद्यार्थी अधिक आसानी से सीख जाते हैं जबकि कुछ को कठिन लगता है, यह बात सत्य है। अधिगम की एक विधि कुछ विद्यार्थियों के लिए अनुकूल होती है जबकि अन्य के लिए नहीं। कक्षा का अधिगम वातावरण भी विद्यार्थियों की व्यक्तिगत प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ आपस में समरूप होती है। विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ आपस में समरूप नहीं होती है। इसका उत्तर होगा 4 नंबर। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार और संवेगों पर इच्छित प्रभाव उत्पन्न करता है तो यह किस मनोसामाजिक प्रक्रिया को इंगित करता है? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की व्यवहार और संवेगों पर इच्छित प्रभाव उत्पन्न करता है तो ये शक्ति की आवश्यकता है, ना कि संबंधता की। शायद मेरे हिसाब से शक्ति होगा इसमें। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन ए और दूसरे को कारण ए के रूप में चिन्हित किया गया है। दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर और नीचे दिए गए विकल्पों को सही चुनें। कोई भी 2 व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं, यह बात सत्य है। कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। कारण व्यक्तिगत भिन्नताएं वंशानुक्रम और पर्यावरण के कारण उत्पन्न होती है, ये बात भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सत्य, आर ए की सही व्याख्या करता है। 85 नंबर क्वेश्चन है। प्रभावशाली सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा ने मॉडलिंग को विकास के एक शक्तिशाली स्रोत के रूप में महत्व दिया, लेकिन बाद में इस सिद्धांत ने सामाजिक संज्ञान के रूप में सामाजिक संज्ञान के महत्व पर बल दिया। इसका उत्तर होगा 3 नंबर, सामाजिक संज्ञान। विकासात्मक पैटर्न में पूर्व अनुमानित विशेषताएं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को सही सिद्ध नहीं करता है? विभिन्न क्षेत्रों में एक रूप विकास दर का सिद्धांत ये नहीं करता है। सामान्य विकासात्मक पैटर्न का सिद्धांत करता है, सामान्य से विशिष्ट भी करता है और विकास की निरंतरता का सिद्धांत भी है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में एक रूप विकासात्मक दर नहीं होती, ये बात सत्य है। तो कौन सा सिद्ध नहीं करता है? 3 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका 85 में। 86 नंबर क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं बच्चे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में प्रदर्शित करते हैं किंतु मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में नहीं? तो इसमें ऑप्शन होगा समस्या के सभी संभावित समाधानों के साथ व्यवस्थित विश्लेषण ये करते हैं, तार्किक दृष्टिकोण ये भी करते हैं और एकाधिक वर्गीकरण ये नहीं करते हैं, उच्च क्रम में संरचना का उपयोग ये करते हैं, वर्ग समावेशन नहीं होता। तो इसका उत्तर होगा ए, बी, डी। 21वीं सदी के कौशलों के संदर्भ में अधिगम कौशलों के तहत 4CS का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में 4CS में कौन सम्मिलित नहीं होता? तो इसमें होता है क्रिटिकल होता है, कम्युनिकेशन है, क्रिएटिविटी है, लेकिन ये कंपटीशन नहीं होता, प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। नीचे 2 कथन दिए गए, ए कथन है और आर कारण है के रूप में चिन्हित। दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए विकल्पों से पूर्व अनुभव अंतर्दृष्टि अधिगम में सहायता करता है, ये बात सत्य है। ये बात सत्य है। अंतर्दृष्टि अधिगम संबंधों के प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर नहीं करता, ये करता है, ये बात गलत है। अंतर्दृष्टि नहीं करता है। अंतर्दृष्टि अधिगम संबंधों के प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर नहीं करता है, तो ये करता है। तो ए और आर, ए सत्य, आर ए सत्य है। 2 नंबर होगा इसका, नहीं 3 नंबर होगा, सॉरी 2 नंबर, ए सत्य और आर ए सत्य। एक शिक्षक ने विद्यालय में कुछ ऐसी स्थितियां देखी जिनमें से कुछ में छात्रों के कुछ समायोजन को रोकने के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। निम्नलिखित में से उन स्थितियों का चयन कीजिए। तो हस्तक्षेप को रोकने के लिए शिक्षक का पर्याप्त प्रशिक्षण, ये बात सत्य है। अपर्याप्त पाठ्यक्रम, ये गलत है।
मनोरंजन की सुविधाओं का प्रावधान ये भी है। शिक्षक छात्र संबंध का सेम, तो इसमें उत्तर होगा कुसुमार्जन को रोकने हसब, तो इसमें ए और सी किसमें है, वही उत्तर होगा ए और सी। इसका उत्तर होगा ए शिक्षक का पर्याप्त प्रशिक्षण, दो बी में है अपर्याप्त पाठ्यक्रम, और सी में मनोरंजन सुविधाओं का प्रावधान, और डी में है शिक्षक छात्र संबंध सेम। तो इसमें यानी कुसुमार्जन को रोकने के लिए सब की आवश्यकता है। इसमें ऑप्शन होगा पर्याप्त पाठ्यक्रम और शिक्षक छात्र संबंध सेम है, तो उत्तर होगा बी और डी। 3 नंबर हो गया। 4 नंबर यानी 90वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के सबसे सरल रूप और शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के तौर पर अनुपयुक्त है। अनुबंधित उद्दीपक आमतौर पर अन्य प्रतिस्पर्धी उद्दीपकों से अलग होता है। अनुबंधन होने से पहले तटस्थ उद्दीपक को अनानुबंधित उद्दीपक के साथ कई बार जोड़ा जाना चाहिए। अनुबंधित उद्दीपक और अनानुबंधित उद्दीपक बहुत निकट होने चाहिए। अनानुबंधित उद्दीपक अनुबंधित उद्दीपक से पहले आना चाहिए, तो ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर 4 होगा, उद्दीपक अनुबंधित उद्दीपक से पहले नहीं आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित बुद्धि के प्रकारों को उनके कार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो घटकीय बुद्धि होती है जो समस्या समाधान करने के लिए सूचनाओं को विश्लेषण करना, यानी 2 नंबर हो जाएगा इसमें। और अनुभव से अपन रचना के रूप में हल करता है, समस्याओं को रचना के रूप में, तो इसमें हो जाएगा 3 नंबर। और संदर्भ यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, यानी 1 नंबर, रोज़मर्रा ज़िंदगी में आने वाली पर्यावरण मांगों। ए में 2, बी में 3 और सी में 1। ए में 2 और बी में 3 और सी में 1, ये होगा 2 नंबर होगा। 92 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनोविज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में अंतर स्पष्ट बताता है। तो इसमें उत्तर होगा 4 नंबर होगा, यानी शिक्षार्थियों के व्यवहार और उनके शैक्षिक वातावरण के संबंध में अध्ययन करना होता है। यानी मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है और शैक्षिक मनोविज्ञान करता है शैक्षणिक व्यवहार के बारे में अध्ययन करता है, तो इसका उत्तर नंबर हो जाएगा 4। निम्नलिखित में से कौन से समालोचनात्मक चिंतन के कौशलों के अंतर्गत अवबोध क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। अवबोध क्षेत्र में सम्मिलित होता है, इसमें एक तो अनुप्रयोग करना है, एक है निष्कर्ष निकालना, एक है पहचान करना। वर्णन करना नहीं होता, व्याख्या करना नहीं होता और क्रमबद्ध नहीं करना होता, तो इसका उत्तर होगा बी सी ई 4 नंबर। 94 नंबर, मनोविश्लेषण सिद्धांत हमें यह बताता है कि मानव व्यवहार का एक बड़ा भाग अवचेतन प्रेरकों द्वारा नियंत्रित होता है। ये बात भी सत्य है। व्यक्ति आंकलन की प्रत्यक्ष विधियाँ हमारे व्यवहार के अचेतन भाग को उजागर करती है, ये बात भी सत्य है। तो दोनों ही कथन सत्य है, ए और बी। सॉरी, इसमें होगा बी गलत है। ये अब व्यक्तिगत आकलन की प्रत्यक्ष विधियाँ होती है, ये हमारे व्यवहार के अचेतन भाग को उजागर नहीं करती, ओनली चेतन भाग को उजागर ही करती है। तो ये इसका उत्तर हो 1 नंबर, ए सही है और बी गलत है। 95 नंबर, 2 कथन दिए गए अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है। परिपक्वता की प्रक्रिया के कारण होने वाले परिवर्तन अधिगम की व्यवहार की श्रेणी में आते हैं, तो इसमें कथन 1 सही है। कथन 1 सत्य है, अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है, लेकिन परिपक्वता के कारण होने वाले परिवर्तन अधिगम व्यवहार की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो ए सही है और बी ए सत्य है। ए सत्य है, ए सत्य, बी ए सत्य है। मोस्लो की आवश्यकता
पदानुक्रम के अनुसार यदि कोई विद्यार्थी असुरक्षित महसूस करता है तो परिणाम स्वरूप उसे एकाडमिक अधिगम स्तर पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। तो ये एक है। तो इसमें विद्यार्थी असुरक्षित महसूस करता है तो यह सुरक्षा और अपनापन का उदाहरण है, सुरक्षा और अपनापन का। शैक्षणिक मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से संबंधित दो कथन नीचे दिए गए हैं। शिक्षक की अभिक्षमता एवं शिक्षण में किए गए किन्हीं भी नवाचारों के मापन और अधिनियम प्रक्रिया के मूल्यांकन में सम्मिलित किया जाता है। अधिगम प्रक्रिया के मूल्यांकन के अंतर्गत तत्काल प्रतिपुष्टि और परिणामों का ज्ञान शिक्षार्थी की प्रेरणा को बढ़ाता है। तो दोनों ही कथन सत्य है। ग्राम वालस के अनुसार सृजनात्मक की आवश्यकताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्याओं को समझने का प्रयास करता है वह तैयारी की अवस्था होती है। सत्यापन अवस्था वह अवस्था समाप्ति चरण है जिसमें व्यक्ति की गतिविधि भी सम्मिलित होती है। उष्मायमान अवस्था में व्यक्ति को अचानक समस्या के समाधान में अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। प्रेरणा की अवस्था में नवीन विचार और नई संभावना होती है। तो इसका उत्तर होगा ACD होगा। इसमें भी सत्यापन वह अवस्था है समाप्ति चरण और जिसमें व्यक्ति भी गतिविधि में शामिल नहीं होता। तो ये इसमें व्यक्ति भी गतिविधि में शामिल होता है। 99% वे कौन सी क्षमता मेयर और शेलोव द्वारा प्रस्तावित संवेगात्मक बुद्धि के एकीकृत मॉडल में सम्मिलित नहीं है? तो संबंधों में संवेगों का आकलन, विचारों में संवेगों को आत्मसात करना, संवेगों को प्रत्यक्षीकृत करना और अभिव्यक्त करना, संवेगों को समझना और उनकी विश्लेषण करना। तो संबंधों में संवेगों का आकलन करना, इसमें 99 नंबर में उत्तर होगा 1। सूची 1 में दिए गए रक्षा युक्तियों को सूची 2 में दिए गए उनके उपयुक्त विवरणों से मिलान कीजिए। तो इसमें सूची फर्स्ट में है प्रक्षेपण यानी अपनी सोच को दूसरों पर आरोपित करना। तो ए में होगा 2 नंबर। प्रतिगमन यानी पुनः लौटना 1 नंबर। और डिनाइल यानी वास्तविकता को अस्वीकार करना 4 नंबर। और सी में होगा 3 नंबर। तो ए में 2, बी में 1, सी में 3। ए में 2, बी में 1 और सी में 3, डी में 4। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका 3 नंबर। दोस्तों मैंने आज RPC सेकेंड ग्रेड ग्रुप बी के आंसर की बनाई है। इसमें कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। कोई गलती हो तो सुधार करेंगे हम। और दोस्तों RPC के द्वारा जारी की गई आंसर की ऑथेंटिक आंसर की होगी। ये एक अनुभव और ज्ञान पर आधारित आंसर की है।